नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुधा सिंह आज आपके लिए जिस टॉपिक को लेकर उपस्थित हूँ उस टॉपिक का नाम है क्रिया विश्लेषण अर्थात टास्क एनालिसिस। कार्य विश्लेषण का संप्रत्यय रॉयल महोदय ने दिया और वर्तमान समय में यह संप्रत्यय यानी कार्य विश्लेषण शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। कार्य विश्लेषण दो शब्दों से मिलकर बना है, कार्य और विश्लेषण यानी टास्क एंड एनालिसिस। सबसे पहले समझते हैं कि कार्य है क्या, किसे कहते हैं। कार्य किसी भी पाठ्य वस्तु यानी कंटेंट के शिक्षण में उपलब्धि की इकाई है जो कि सामूहिक रूप से क्रियान्वयन कहलाता है या सामूहिक रूप से कार्य करती है। ये इकाई एक शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य हेतु जितनी भी तैयारी की जाती है उन्हें कार्य कहते हैं। आप समझेंगे विश्लेषण का अर्थ है छोटे छोटे भागों में विभाजित करना, यानी हम ये कह सकते हैं कि कार्य विश्लेषण में विद्यार्थी की पाठ्य सामग्री यानी कंटेंट से संबंध रखने वाली क्रियाओं को छोटे छोटे अंशों या छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। कार्य विश्लेषण के माध्यम से एक अध्यापक शिक्षण के उद्देश्यों, शिक्षण की नीतियों, युक्तियों तथा व्यूह रचनाओं के संबंध में सही निर्णय लेने की सामर्थ्य रखता है। कार्य विश्लेषण करने के पश्चात अध्यापक संश्लेषण यानी सिंथेसिस के द्वारा निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचकर सही निर्णय लेता है। साथियों, यहाँ आपको ये समझना होगा कि विश्लेषण और संश्लेषण किसे कहते हैं। पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि विश्लेषण क्या है। कि किसी भी समस्या के ऐसे जीवित टुकड़े करना कि जिनके जोड़ने पर समस्या का हल या समाधान प्राप्त हो जाए, विश्लेषण कहलाता है। जब इन्हीं खंडों में या टुकड़ों में प्राप्त ज्ञान को जोड़कर छात्रों को समझाया जाता है तो उसे संश्लेषण कहते हैं। अब आपको ये समझना होगा विश्लेषण और संश्लेषण के आधार पर कि टास्क एनालिसिस है क्या। टास्क क्या है यानी कार्य क्या है और किसे मिला है, यानी ये टास्क किसको मिलता है, शिक्षक को मिला हुआ है यानी टीचर को मिला है। टास्क यानी कार्य है क्या। कार्य है आपका एक शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय शिक्षण के उद्देश्य, नीतियों, युक्तियों, विधियों, प्रविधियों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करे। ये एक शिक्षक का कार्य है यानी टास्क है। और जब शिक्षक इस कार्य को करता है तो उसके सामने तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। उसे महसूस होता है, उसे पता चलता है कि कुछ बच्चे कंटेंट जब उसने कार्य किया है, पढ़ाया है तो उसे कुछ बच्चे समझ पा रहे हैं कंटेंट को, कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ ज्ञानात्मक उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हैं, कुछ भावात्मक उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक अब अपने कार्य यानी टास्क का विश्लेषण करता है और एनालिसिस करता है। अब आप यहाँ समझेंगे कि अभी आपने यहाँ पढ़ा था कि कार्य विश्लेषण करने के पश्चात अध्यापक संश्लेषण के द्वारा निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचकर सही निर्णय लेता है। यानी टीचर ने अब अपने कार्यों का विश्लेषण कर लिया और सही डिसीजन पर पहुंच करके उसे ये पता चल जाता है कि उसे शिक्षण कार्य कैसे करना है, उसे क्या पढ़ाना है, पढ़ाते समय किन किन शिक्षण कौशलों का प्रयोग करना है, उसे कंटेंट को कितनी गहराई से पढ़ाना है, उसे किन किन विधियों का उपयोग करना है तथा किन किन नीतियों तथा युक्तियों का उपयोग करना है। इन तमाम प्रश्नों के उत्तर कार्य विश्लेषण करने के पश्चात शिक्षक को मिल जाते हैं। यही उत्तर शिक्षण एवं प्रशिक्षण के सभी कार्यक्रमों का स्वरूप निर्धारित करते हैं। साथ ही प्रश्न आता है कि कार्य विश्लेषण का संप्रत्यय किसने दिया है या कहां से लिया गया है। तो आपको यहां ध्यान देना होगा कि कार्य विश्लेषण का संप्रत्यय प्रशिक्षण मनोविज्ञान की देन है। प्रशिक्षण मनोविज्ञान का विकास प्रशिक्षण की समस्याओं पर किए गए अनुसंधान कार्यों के फलस्वरूप हुआ है। किसी भी कार्य विश्लेषण के अंतर्गत अनेक उपकार्य हो सकते हैं जिनका पुनः विश्लेषण करना पड़ता है। कार्य विश्लेषण में अध्यापकों को प्रमुख रूप से विषय वस्तु, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करना पड़ता है। साथियों, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करने से पहले हम समझेंगे कि कार्य विश्लेषण की विशेषताएं क्या है। उसके पश्चात समझेंगे हम कि कार्य विश्लेषण यानी पाठ्य वस्तु का विश्लेषण किस तरीके से करते हैं। कार्य विश्लेषण की विशेषताएं निम्न है, इस प्रकार है। कार्य विश्लेषण विद्यार्थियों, छात्रों की अधिगम क्रियाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया जाता है कार्य विश्लेषण में। यानी कौन से कार्य, कौन कौन सी क्रियाएं बच्चे करते हैं या कौन कौन सी क्रियाओं को टीचर द्वारा कराया जाता है या कौन कौन सी क्रियाएं करने में बच्चे समर्थ हैं। कार्य विश्लेषण में विद्यार्थियों के वांछित व्यवहारों की पहचान की जाती है। यानी जो कंटेंट टीचर पढ़ा रहा है उससे बच्चों ने क्या सीखा है, उसने अपने व्यवहार में उस कंटेंट को किस तरीके से उतारा है, इसकी पहचान यहाँ की जाती है।
कार्य विश्लेषण में उन सभी उद्दीपनों एवं परिस्थितियों को निर्धारित किया जाता है जिनके द्वारा विद्यार्थियों में व्यवहार परिवर्तन किया जा सके, यानी किस उद्दीपक का प्रयोग करना है, किन परिस्थितियों में, इसका भी निर्धारण किया जाता है। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि टीचर अपने आप में स्वयं बहुत बड़ा एक उद्दीपक होता है। वांछित व्यवहार परिवर्तन के लिए उद्देश्यों, लक्ष्यों, नीतियों, युक्तियों तथा कौशलों के संबंध में निर्णय लिया जाता है कि इसमें कौन उपयुक्त है। कार्य विश्लेषण करते समय किस उद्देश्य के आधार पर किन नीतियों को चुनना है, किन डिवाइस का यूज करना है, यहाँ पर इसका भी डिसीजन लिया जाता है। आप समझते हैं कि कार्य विश्लेषण के स्रोत क्या हैं। अभिक्रमक या प्रोग्रामर यानी शिक्षक कार्य विश्लेषण के लिए अनेक स्रोतों का प्रयोग करता है। सबसे पहला जो स्रोत है वो हम समझेंगे कि उद्देश्य के आधार पर, कि शिक्षक यानी ऑब्जेक्टिव्स, ये शिक्षक अपने कार्य का विश्लेषण उद्देश्यों के आधार पर करता है और ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर करता है। तो वह यह निर्धारित करने का प्रयास करता है कि जिस कंटेंट को वह पढ़ा रहा है उस कंटेंट से संबंधित ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्य पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अधिकांशतः ये देखा गया है कि वर्तमान समय में शिक्षक सिर्फ ज्ञानात्मक उद्देश्य की ओर ध्यान देते हैं, कुछ हद तक क्रियात्मक उद्देश्य पर भावात्मक उद्देश्य से हमारे विद्यार्थी अछूते ही रह जाते हैं। सेकेंड स्रोत है कंटेंट, यानी इस स्रोत के अंतर्गत शिक्षक कार्य विश्लेषण करते समय कंटेंट को कब पढ़ाना है, किस विधि से पढ़ाना है, किन किन टीचिंग एड्स का यूज करना है, कितने शिक्षण बिंदुओं में प्रकरण को बांटना है, इसका निर्धारण करता है। नेक्स्ट है आवश्यकता यानी नीड्स। इस स्रोत के आधार पर टास्क एनालिसिस करते समय टीचर टॉपिक की वर्तमान समय में क्या आवश्यकता है, विद्यार्थियों को लेकर के, समाज को और राष्ट्र की दृष्टि से इस टॉपिक की कितनी आवश्यकता है, यह ध्यान देता है। जैसे बीएड के स्टूडेंट एक पेपर पढ़ते थे, पहले पढ़ते थे टीटी यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ते थे, अब वे आईसीटी को पढ़ रहे हैं और आगे आने वाले समय में एआई की आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की आवश्यकता शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में तथा सैन्य सेवा आदि अनेक क्षेत्रों में महसूस की जा रही है। अगला पॉइंट है आपका, अगला स्रोत है यानी शिक्षक यानी टीचर। शिक्षक विषय का ज्ञाता होना चाहिए, उसे अपने विषय पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू उसे अपडेट रहना चाहिए, नई शिक्षण नीतियों, सिद्धांतों से उसे परिचित होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग वो टास्क विश्लेषण करता है यानी कार्य विश्लेषण करता है। नेक्स्ट है नीतियां यानी स्ट्रेटजी। इस स्रोत के अंतर्गत शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर नीतियों का निर्धारण तथा नीतियों के आधार पर युक्तियों या डिवाइस का चयन कर शिक्षण नीतियों को प्रभावशाली बनाया जाता है। अगला स्रोत है विद्यार्थी। आप सभी जानते हैं कि हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित है, तो बालकों की रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रख करके शिक्षक अपने स्टूडेंट के साथ में टीचिंग करता है या अपने कार्य को बांटने का कार्य करता है। अगला स्रोत है स्तर, यानी बालकों के शैक्षिक स्तर यानी आईक्यू लेवल को ध्यान में रख करके शिक्षण कार्य का विश्लेषण किया जाना चाहिए। और अंतिम स्रोत है परीक्षा सामग्री यानी एग्जामिनेशन मटेरियल। इस स्रोत के आधार पर कार्य विश्लेषण करते समय शिक्षक विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल कराता है, प्रैक्टिस सेट कराता है और तमाम तरह की परीक्षाएं लेकर के उन्हें परीक्षा सामग्री प्रोवाइड कराने का प्रयास करता है। अब साथियों समझेंगे कि कार्य विश्लेषण के तत्व कितने हैं। कंपोनेंट्स ऑफ टास्क एनालिसिस, इसके दो तत्व होते हैं। पहला है भौतिक तत्व यानी फिजिकल कंपोनेंट, दूसरा है मानसिक तत्व यानी मेंटल कंपोनेंट्स। भौतिक तत्वों का संबंध उपकरणों तथा कार्यों में सहायक अन्य तत्वों के प्रयोग से होता है, जैसे कि टीचर पावर पॉइंट का यूज करेगा, मॉडल्स का यूज करेगा, चार्ट का करेगा, अन्य तरह के किस तरह के टीचिंग एड का वो यूज करेगा, इसके अंतर्गत वो आते हैं। मेंटल कंपोनेंट्स के अंतर्गत मानसिक तत्व का संबंध विधियों यानी मेथड्स, निर्णयों तथा अन्य मानसिक भावों तथा अन्य विचारों से होता है कि जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो वो किस मेथड का यूज कर रहा है, किस टेक्निक का यूज कर रहा है, उसका बच्चे के ज्ञान पर, स्मृति पर, बुद्धि पर, चिंतन और तर्क पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, इन तत्वों का निर्धारण यहाँ पर किया जाता है। अब समझेंगे कि पाठ्य वस्तु का जो विश्लेषण किस तरीके से किया जाता है। जो मैंने पहले बताया था कि पाठ्य वस्तु के विश्लेषण को हम आगे पढ़ेंगे कि विद्यालय के शिक्षण विषयों के प्रकरणों यानी टॉपिक के अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन के लिए पाठ्य वस्तु विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाठ्य वस्तु विश्लेषण का लक्ष्य यानी उसका उद्देश्य पाठ्य वस्तु के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना,
या पाठ्य वस्तु पर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करना होता है तथा शिक्षण बिंदुओं यानी टीचिंग पॉइंट्स का निर्धारण करना भी होता है। एक शिक्षक द्वारा शिक्षण बिंदुओं का चुनाव करने में पाठ्य वस्तु विश्लेषण की प्रक्रिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है और इन्हीं शिक्षण बिंदुओं के द्वारा अध्यापक सरलता से अपनी पाठ्य पुस्तक के निर्धारण उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। अब समझते हैं कि पाठ्य वस्तु विश्लेषण के स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है। यानी एक अध्यापक को पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करते समय पाठ्य वस्तु से संबंधित सभी स्रोतों को ध्यान में रखना चाहिए, जो कि इस प्रकार हैं। फर्स्ट है पाठ्य वस्तु यानी टेक्स्ट बुक। शिक्षक को इस स्रोत के अंतर्गत मानक पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। जिस प्रकरण पर उसने कंटेंट तैयार किया है, अभिक्रमित सामग्री को तैयार किया है, उस पाठ्य वस्तु की शुद्धता को जानने के लिए और उससे संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। यानी कैसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए? मानक पाठ्य पुस्तकों का टीचर को अध्ययन करना चाहिए। सेकेंड है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं यानी नीड्स ऑफ स्टूडेंट। किसी भी पाठ्य वस्तु का स्वरूप न केवल निश्चित होता है अपितु बहुत विशाल होता है, विस्तृत होता है। अधिकांशतः विषयों के प्रकरण को माध्यमिक स्तर से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक पढ़ाया जाता है। इसलिए टीचर को यह मालूम होना चाहिए कि प्रकरण का कितना स्वरूप प्रस्तुत किया जाए। इसके लिए अभिक्रमक यानी प्रोग्रामर यानी टीचर को विद्यार्थियों के पूर्व व्यवहार एवं विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि हम सब छोटी कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं कि दिशाएं 4 प्रकार की होती हैं। जब जैसे ही बच्चे बड़ी क्लास में जाते हैं तो उन्हें हम बताते हैं कि दिशाएं 10 प्रकार की होती हैं या दिशाओं के 10 प्रकार हैं। थर्ड है परीक्षा प्रणाली यानी नेचर ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम, यानी अनुदेशन के नियोजन परीक्षा प्रणाली का स्वरूप उसकी प्रकृति को आधार प्रदान करता है। निबंधात्मक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रकरणों एवं तत्वों को अनुदेशन की व्यवस्था में महत्व दिया जाता है, परंतु वस्तुनिष्ठ परीक्षा और पाठ्य वस्तु विश्लेषण के स्वरूप को निर्धारित करती है। यानी जितनी भी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होते हैं वो पाठ्य वस्तु के विश्लेषण को निर्धारित करते हैं। और अगला है संबंधित पाठ्य वस्तु की आवश्यकता यानी कि रिलेटेड कंटेंट ऑफ करिकुलम नीड्स। किसी भी प्रकरण के तत्वों के विश्लेषण में पाठ्यक्रम की आवश्यकता भी बहुत उपयोगी होती है कि पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रकरण की प्रकृति को निर्धारित करती है कि कंटेंट की प्रकृति कैसी है। यदि हम मान लेते हैं उदाहरण के रूप में कि यदि हम क्लास में एक टॉपिक है व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, प्रकरण मनोविज्ञान को यदि एमए एवं एमएड के पाठ्यक्रमों में हमने शामिल किया है तो एमएड के पाठ्यक्रम में इस प्रत्यय की इस कंटेंट की शैक्षिक उपादेयता को हम अधिक महत्व देते हैं, जबकि एमए में इस कंटेंट के सैद्धांतिक पक्ष को अधिक प्रधानता देते हैं। अगला है शैक्षिक आवश्यकता यानी एजुकेशनल नीड। एजुकेशनल नीड के अंतर्गत हमें यह ध्यान रखना होता है कि समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकताओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। हम सभी जानते हैं शिक्षा के विभिन्न विषयों को विभिन्न शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए प्रस्तुत किया जाता है। किसी प्रकरण यानी टॉपिक का प्रस्तुतिकरण टीचर को क्यों करना है, इस बात का उत्तर शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। अतः अभिक्रमक यानी प्रोग्रामर या टीचर को प्रकरण की शैक्षिक उपयोगिता का ज्ञान एवं बोध होना बहुत आवश्यक है। अगला है शिक्षक सहायक सामग्री यानी शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड। शिक्षण या अनुदेशन के प्रस्तुतिकरण के लिए सहायक सामग्री की व्यवस्था की जाती है, ऐसा आप सभी जानते हैं, इसका यूज भी करते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री की उपयोगिता अध्यापक के कौशल यानी उसके स्किल पर निर्भर करती है कि किस कंटेंट में किस तरह की प्रभावशाली एड का वो यूज कर रहा है। इसलिए अध्यापक को अपने कौशल को ध्यान में रखते हुए पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करना चाहिए। और साथियों अंतिम स्रोत है पाठ्यपुस्तक का अध्यापक यानी टीचर। अध्यापक को चाहिए कि वह पाठ्य वस्तु का विश्लेषण इस प्रकार से करे कि उद्देश्य की प्राप्ति में उसे कठिनाई बिल्कुल भी न हो। उसे चाहिए कि वह पाठ्य वस्तु को अच्छी तरह से समझ करके नीतियों के अनुसार उपयोगी बनाए तथा प्रकरण को तत्वों में विभाजित करके उनकी तार्किक क्रम में प्रस्तुत करने की व्यवस्था करे, जिससे विद्यार्थियों को अधिगम में सुगमता एवं सरलता हो सके। अंत में साथियों ये कह सकते हैं कि एक शिक्षक के शिक्षण कार्य की जो सफलता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षक किस प्रकार अपनी योग्यता, विवेक, कल्पना, सूझबूझ तथा रचनात्मकता का प्रयोग पाठ्य वस्तु के विश्लेषण एवं संश्लेषण में करता है और अपने टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है और प्रभावशाली बनाता है। आज के लिए साथियों बस इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।